बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम बात करने लगे हैं जी 31 मई के करंट अफेयर्स की। और हमारे पास जो है वो सबसे मेजर टॉपिक क्या है, सबसे पहले नेशनल लेवल के ऊपर कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हम ये देख रहे हैं कि बर्फ जो है वो पिघलने जा रही है और दोनों ही जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो अब कुछ रवाबित बेहतर कर रहे हैं। उसमें हमने एग्जाम्पल देखी कि पहले पाकिस्तान ने जो है वो उनके इन्वेस्टर को यहाँ पे उनके जो यहाँ पे इंचार्ज थे उनको इन्वेस्टर का दर्जा दे दिया। इसी तरह से उन्होंने भी आगे से यही रिस्पॉन्स जो है वो दिया है। तो हम ये देख लें कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ चीजें जो है बढ़ रही हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ट्रंप साहब ने जो है वो कहा है कि भाई पाकिस्तानी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नेक्स्ट मंथ जो है वो जाएंगे, नेक्स्ट वीक जो है वो यूएस के अंदर आ रहे हैं ट्रेड टॉक्स के लिए। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्टीमेटली। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 2 दिनों के अंदर अंदर चनाब से जो है, जो दरियाए चनाब है उससे 91,000 कैक्सेस जो है वो वाटर कम हो गया है। और ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, वो भी ऐसे टाइम के ऊपर कि जिस टाइम पे आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो गर्मी और फसलों को पानी की जरूरत है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पाकिस्तान जो है, अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने, आपको पता है इस टाइम पे ताजिकिस्तान में लास्ट टाइम वो थे, तो उन्होंने ये बात कही है कि भाई हम जो है वो, हमारी रेड लाइन ये है कि हम आपको अपने पानी के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस जो है वो ताजिकिस्तान के अंदर जो हुई है, इंटरनेशनल ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस, तो उसमें उन्होंने ये बातें की हैं और इंडिया को दोबारा से टारगेट किया है कि भाई आप हमारा पानी नहीं रोक सकते, ठीक है। और साथ में क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी उन्होंने कुछ बातचीत की, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है जी वो क्या है कि रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो सऊदी अरेबिया है उसने ईरान को वार्न किया है कि भाई आप न्यूक्लियर डील जो है वो यूएस के साथ साइन कर लो, नहीं तो इजराइल आपके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, पुरानी न्यूज है लेकिन क्योंकि एक खुफिया खबर थी जो अब पब्लिक हो रही है, तो इसको डिस्कस किया जा रहा है कि भाई किस तरह से सऊदिया जो है वो शायद डबल गेम यहाँ करने की कोशिश कर रहा है। वो भी थ्रेट दे रहा है ईरान को अमेरिका की तरफ से, बजाय इसके कि वो अमेरिका को समझाए कि भाई वो ऐसा ना करे। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोजेक्ट एस्टर। क्या है प्रोजेक्ट एस्टर? जो है एक प्ले बुक जो है वो सामने आई है इस हवाले से। गो के इसको तो टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट है वो अब हमें देखने को नजर आ रहे हैं कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी से पहले एक प्रोजेक्ट बना था कि किस तरह से जो प्रो पैलेस्टीनियन ग्रुप्स हैं यूएस के अंदर उनको जो है वो खामोश करवाना है। और पूरा का पूरा एक स्ट्रेटेजिकली एक मूव थी, और जिसके तहत हम ये देख रहे हैं कुछ चीजें यूएस के अंदर हो रही हैं, कभी यूनिवर्सिटीज के ऊपर, कभी जो है मीडिया के ऊपर किस तरह से जो है प्रेशर डाला गया। तो ये इसको हम डिस्कस करेंगे ये क्या है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि भाई जो शंग्रीला टॉक्स हैं, जो हर साल शंग्रीला समिट होता है, वहां पे जो चाइना है उसके एम्बेसडर ने जो है उसे स्किप किया, जो डिफेंस के सेक्रेटरी हैं, तो उसके हवाले से बातचीत की जा रही है कि भाई इसका मतलब ये है कि अभी तक जो है वो चाइना और यूएस जो है इनके बीच में बर्फ जो है वो नहीं पिघली, क्योंकि किसी भी हाई फॉरम के ऊपर फिलहाल ये नहीं बैठ रहे एक साथ, यानी कि यूएस और चाइना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, कि ये जो 2025 का साल है इसको ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन का साल का नाम दिया गया है, ठीक है। तो जो ताजिकिस्तान है इसने ये होस्ट की है दोशंबे के अंदर, दोशंबे ताजिकिस्तान में 29 से 31 मई 2025 को, ठीक है। और इसे यूनिसेफ के जो है वो साथ में मिलके, यानी यूएन की तरफ से जो उनका इदारा है उसके साथ कोलैबोरेशन के साथ उन्होंने होस्ट किया। और आपको पता है पाकिस्तान में दुनिया में जो पोलर जोन है उसके बाद सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान का यहाँ पे स्टैंड वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शहबाज शरीफ साहब 4 ममालिक के दौरे पे गए हुए थे, तो यहाँ पे ताजिकिस्तान उनका लास्ट कंट्री था जहाँ पे उन्होंने स्टे किया इस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर क्या बातचीत की है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं पाकिस्तान वॉन्ट अलाउ इंडिया टू क्रॉस IWT रेड लाइन, ठीक है। पहली बात तो ये वो कह रहे हैं हमारी रेड लाइन क्या है भाई, ये जो पानी है, या आप ये कहें क्योंकि पानी क्योंकि लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि लोगों की जो सिक्योरिटी है वो हमारी रेड लाइन है, इसलिए IWT जो है इंडस वाटर ट्रीटी हमारी रेड लाइन है, हम इंडिया को इसे क्रॉस नहीं करने देंगे। शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा, ग्लेशियर की कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, 30 मई को उन्होंने बात कही है, जुम्मे को। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं, देखिए जो इंडिया है उसने अल्टीमेटली जो है वो सस्पेंड किया है इंडस वाटर ट्रीटी, और उसका हमें रिजल्ट ये नजर आया कि पिछले 2 दिन के अंदर हमने देखा कि 91,000 कैक्सेस जो है दरियाए चिनाब के अंदर जो है पानी कम हो गया। और बगलिहार डैम जो है उसके उसने गेट पहले भी बंद किए थे जब ये कॉन्फ्लिक्ट चला था 2 हफ्ते पहले, फिर खोले और फिर से उसने बंद कर दिए, ठीक है। तो हमारा पानी जो है वो डेलिबरेटली रोक रहा है, तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा खतरा है। तो यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि भाई ये जो आपने सस्पेंड की है यूनिलैटरली, एकतरफा तौर पे, कि भाई हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। उसके बाद इवन आपने देखा कि उन्होंने जो है वो 3 दिन पहले जो स्पीच की है
गुजरात के अंदर, वहां पे भी मोदी साहब ने ये कहा कि हमारे बड़ों की ये बड़ी गलती थी कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को माना, उन्हें नहीं मानना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर तो हमारा है सारे का सारा, यानी उनका कश्मीर भी, मकबूजा कश्मीर और हमारा आजाद कश्मीर भी। वो कह रहे हैं ये सारा हमारा है, तो ये तो दरिया हमारे हैं, तो ये तो कोई लॉजिक बनती ही नहीं है कि भाई हम अपने दरियाओं के ऊपर किसी और को कहें कि आओ बैठ के हम तय करते हैं कौन से हमें चाहिए, कौन से इंडिया को चाहिए। समझ रहे हैं? तो वो इस स्टैंड के साथ, अब वो यानी उन्होंने बिल्कुल रुख ही बदल दिया अपनी कन्वर्सेशन का, कि पहले तो ये मानते थे कि नहीं भाई ठीक है, जब तक कॉन्फ्लिक्ट है ठीक है, पानी जा रहा है, 3 दरियाओं का आपके पास, 3 का हमारे पास, तो वो स्टैंड अब जो है वो चेंज होता हुआ हमें नजर आ रहा है, और ये बहुत ही खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। तो अब उन्होंने जो है वो यूनिलैटरली इसको सस्पेंड कर दिया, अपनी मर्जी से पानी रोकना, अपनी मर्जी से खोलना। तो वो पहले से कह चुके हैं कि भाई 1960 की जो हमने किया है इंडस वाटर ट्रीटी, ये हमारे बड़ों की गलती थी, मोदी साहब ये कह चुके हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको बता दें कि हमारी जो रेड लाइन है वो बेसिकली ये पानी है, ठीक है, या इंडस वाटर ट्रीटी है, क्योंकि जाहिर बात है 240 मिलियन लोग इसके ऊपर मुनहसिर है। यानी इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि 240 मिलियन या 24 करोड़ लोग जो है, आप अगर पानी रोकेंगे तो वो पिएंगे कहाँ से, वो एग्रीकल्चर कहाँ से करेंगे, वो तो वैसे ही भूख और प्यास से ही मर जाएंगे। तो ये तो मरना मतलब यही है कि आप जंग से मारें या पानी से मारें। तो हमारी रेड लाइन ही हुई, हम तो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप वेपनाइज करें पानी को एक वेपन की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल करें, हम आपको इजाजत नहीं देंगे। ठीक है। पाकिस्तान क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी एंड थ्रेट्स ऑफ द ग्लेशियर मेल्ट, इसके साथ साथ उन्होंने क्या बात की कि भाई पोलर रीजन के पास सबसे ज्यादा जो है वो 13,000 ग्लेशियर्स जो है वो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान जो है वो घर है ग्लेशियर्स का, क्योंकि पोलर रीजन के अंदर मुल्क तो है नहीं, ठीक है, तो उसका मतलब किसी मुल्क के हिसाब से सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हमारे पास हैं। तो 13,000 ग्लेशियर्स हैं उन्होंने वहां पे बताया, और कहा कि इन ग्लेशियर्स की वजह से हमें जहां फायदा है, यानी फायदा पूरी दुनिया को है, लेकिन हमें नुकसान भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज की वजह से हम क्या कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे हालात खराब हैं, गर्मी ज्यादा है, ग्लेशियर्स तेजी से पिघलते हैं, जिसके नतीजे के तौर पे हमारा फ्लड आता है। उन्होंने कहा कि भाई जो 2022 का फ्लड आया हमारा पाकिस्तान के अंदर, वो फ्लड इन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से आया और क्लाइमेट चेंज की वजह से आया। तो हमें कहीं फायदा भी है, लेकिन हमें नुकसान है कि जितनी तेज से ये मेल्ट होंगे उतना ही फ्लड आएगा जुलाई अगस्त के अंदर, हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है। और जो क्या करेगा, जो डिस्ट्रॉय करता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर को, फार्म लैंड्स को, होम्स को, तो ये उन्हें बता रहे हैं कि भाई फ्लड हमें कितना ज्यादा नुकसान कर रहा है इन ग्लेशियर्स की वजह से। सो क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट है, ग्लेशियर मेल्टिंग भी एक थ्रेट है, और पाकिस्तान इसे फेस कर रहा है। तो बता रहे हैं कि भाई आपके लिए तो ये किताबी बातें हैं ग्लेशियर को मेल्ट ना होना, लेकिन हम इसे प्रैक्टिकली फेस कर रहे हैं कि हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है, किस तरह से हमारे हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। तो कह रहे हैं भाई इमीडिएट जो है वो इंटरनेशनल एक्शंस की जरूरत है कि क्लाइमेट चेंज को काबू किया जाए, और ताकि जो ग्लेशियर की मेल्टिंग है इसको थोड़ा सा स्लो किया जा सके। तो उन्होंने अपने एक्स के ऊपर भी जो है पोस्ट किया कि पाकिस्तान में 13,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं। सिंध, झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ये तमाम दरिया ग्लेशियर्स की वजह से ही बहते हैं आधे से ज्यादा साल, ठीक है। और जब ये ग्लेशियर्स तेज से मेल्ट होंगे तो हमारे लिए एक थ्रेट भी जो है वो मौजूद है कि हम इसको कैसे करेंगे। तो 2025 जो है जी वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन एंड द नीड ऑफ द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे क्या कहा कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है ये हमारा मसला नहीं है, हम उन ममालिक में से हैं जो सबसे ज्यादा जो है वो कम इमिशन कर रहे हैं, ठीक है, यानी लीस्ट हम हमारी इमिशन है, लेकिन हम सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्रीज में से हैं। तो कहते हैं ग्लोबली हमारी जो इमिशन है वो बहुत ही लिटिल है, ठीक है। पाकिस्तान कंट्रीब्यूट वेरी लिटिल टू द ग्लोबल इमिशन, बट उसका नतीजा क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा उसकी वजह से जो है वो हालात हमारे खराब हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये कहा हुआ है, यानी जिन ममालिक ने कि वो क्लाइमेट से जो फंड बनाया गया था, आपको पता है यूएन की तरफ से कि भाई क्लाइमेट का फंड होगा, जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनको पैसे दिए जाएंगे, तो उसको अपनी जो उन्होंने प्लेज किया हुआ है, अहद किया हुआ है, उस अहद को पूरा करें ताकि हमें पैसे मिले हमारे जैसे मुल्कों को, ठीक है। तो उन्होंने यानी वहां पे पैसे की डिमांड की है कि भाई हमें फंड दो, हमें तो नुकसान हो रहा है, फ्लड भी आता है हमारे यहाँ। तो उन्होंने साथ साथ इस बात के ऊपर भी जोर दिया कि भाई ये जो वार्निंग सिस्टम है, कि किस तरह से अर्ली वार्निंग सिस्टम हम तैयार करें ताकि हम प्रिपेयर्ड हो सके पहले से ही कि कोई नुकसान हो रहा है या क्या हो रहा है, कि जैसे जो है वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो अब इंडिया जब अपनी मर्जी से खोलेगा तो जाहिर बात है वार्निंग सिस्टम कोई नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, वो हमसे बदला लेगा, बार बार बदला लेगा। और इसका एहसास हमें जुलाई और अगस्त में हो जाएगा कि अब हम देख रहे हैं कि भाई ये कहा गया कि बारिशें इस साल ज्यादा होंगी, इंडिया को भी यही कहा गया, तो वो तो पानी छोड़ेगा सारा, वो हमारी तरफ आएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्क है, और असल जो वॉर हम देखेंगे या टेंशन देखेंगे पाकिस्तान इंडिया की, वो हमें जुलाई अगस्त या सितंबर अक्टूबर के अंदर देखने को मिलेंगे, जब वो पानी छोड़ेगा और हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और अभी भी ऑलरेडी वो रोक रहा है पानी, ठीक है, ये तो पहली न्यूज है।
आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर एक ब्रेक थ्रू है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान, आपको पता है, अफगानिस्तान के साथ 2021 से ही इसके जो ताल्लुकात हैं बेहतर नहीं है। तो अब अचानक से जो हमने देखा कि चाइना ने जो है वो सालसी की है, तो चीजें कुछ बेहतर हुई हैं। काबुल आल्सो लेवल्स अप इट्स पाकिस्तान डिप्लोमेट टू इन्वेस्टर एज टाइज सीज नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, 31 मई को क्या हुआ कि काबुल ने जो है वो क्या किया, पाकिस्तान को जो वहां पे इन्वेस्टर थे या जो डिप्लोमेट थे उनको एम्बेसडर का दर्जा दे दिया। क्योंकि पहले हमने 30 मई को दिया तो 31 मई को उन्होंने भी दे दिया। इससे एक दिन पहले हमने देखा क्या न्यूज थी कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट इन अफगानिस्तान ग्रांटेड रैंक ऑफ एम्बेसडर एंड इम्प्रूव टाइज। ठीक है जी, एम्बिट इम्प्रूव टाइज। कि अब क्या हुआ कि अब हमारे जो ताल्लुकात हैं बेहतर हो रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने हमें एम्बेसडर का हम दर्जा दिया हमारे डिप्लोमेट को, तो हमने उनके को दे दिया ताकि एक बराबरी हो जाए और एक ताल्लुकात बेहतर हो जाए। ठीक है, डिप्लोमेटिक अपग्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि दोनों जो है वो डिप्लोमेटिकली इस बात पे एग्री हो गए हैं कि हम एक दूसरे के ताल्लुकात को या आपसी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बेहतर करेंगे, इसीलिए उन्होंने एम्बेसडर्स अपॉइंट कर दिए। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि जो सालों से हमारी एक दूरी थी, एक खिंचाव था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को लेके, ठीक है, उसको जो है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और अफगान गवर्नमेंट जो है उसने भी वेलकम किया है जो पाकिस्तान ने डिसीजन लिया था उसको। ठीक है, और इस तरह से दोनों ही जो अब इस बात पे एग्री हैं कि भाई हम अपने ताल्लुकात को ट्रेड, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे, बजाय इसके कि हम आपस में लड़ते रहें, हम और किसी से लड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है, आपको पता है चाइना का रोल है। हमने 3 दिन पहले डिस्कस किया था ट्राई लिटरल समिट जो है, कि जिसके अंदर हमने देखा कि बीजिंग के अंदर जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो है वो चाइना मौजूद थे। तो इन्होंने जो है वहां पे डिस्कस किया और खास करके चाइना ने पाकिस्तान को प्रेशराइज किया इस चीज के ऊपर कि भाई आप अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें। ठीक है, तो चाइना ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया इन दो कंट्रीज को एक साथ इकट्ठा करने का। और ये रीसेंट जो है ट्राइलेटरल जो मीटिंग हुई बीजिंग के अंदर, उसमें ये हुआ अब फुल डिप्लोमेटिक टाइज जो है दोनों की एक तरह से बहाल हो चुकी हैं। ठीक है, और अब जो फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा, वो मेन फैक्टर्स के ऊपर होगा। हेल्थ केयर है, एजुकेशन है या टेररिज्म है, इनके ऊपर हमारा फोकस होगा। तो इस टाइम तक फॉर्मली जो है या ऑफिशियली जो है आप ये नहीं कह सकते किसी भी मुल्क ने एक्सेप्ट किया। अब पाकिस्तान और चाइना ने इन्वेस्टर का दर्जा दे दिया, लेकिन फिर अभी भी ऑफिशियली हमने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, याद रखिएगा, क्योंकि वो यूएन के थ्रू होगा सारा प्रोसेस, तभी जो है वो होगा। तो 2021 के बाद से चाइना ने साथ ताल्लुकात बनाए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बनाए, रशिया ने ताल्लुकात बनाए। ठीक है, चाइना और यूएई जो है उन्होंने होस्ट भी किया, तालिबान के जो अपॉइंट इन्होंने किए एम्बेसडर वहां पे उनको होस्ट भी वो कर रहे हैं। और रशिया की भी कोशिश है कि वो होस्ट करे इसको मॉस्को के अंदर, लेकिन अभी तक परमानेंटली जो है वो किसी मुल्क ने इस तरह से नहीं किया। तो हमारा जो ब्रेक थ्रू हमने देखा कि 19 अप्रैल को जो है वो डार साहब इसहाक डार जो हैं वो काबुल गए और वहां से जो है ये पूरा सिलसिला फिर शुरू हुआ। उसके बाद चाइना बीच में आया तो ये ताल्लुकात बने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है हम ये कह सकते हैं कि वो सिक्योर हो गया। ठीक है, कि वेस्टर्न बॉर्डर्स की जो टेंशन थी वो मिनिमम हो गई है और अब हम आगे बढ़ सकते हैं टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए या आईएसकेपी के खिलाफ या बीएलए के खिलाफ जो भाग के अफगानिस्तान बार बार जाते थे। तो ये सेफ हेवंस का जो हम इल्जाम लगाते थे, क्योंकि जब हम आपस में ठीक होंगे तो जाहिर बात है फिर इन एलिमेंट्स को भी कुचलना वहां पे आसान हो जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है कि अपने नेबरिंग कंट्री के साथ शायद अब उसे एहसास हो रहा है कि हमें ताल्लुकात रखने हैं। ठीक है, तो ये साक डार साहब का जो है वो ट्वीट भी है कि भाई वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो 19 अप्रैल 2025 से ये सिलसिला शुरू किया और अब हम जो है वो उसको आगे लेके जा रहे हैं, तो हम अलग कर रहे हैं, एक दर्जा ऊपर बढ़ा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं जी ट्रम्प साहब की। ट्रम्प सेज पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स कमिंग टू यूएस नेक्स्ट वीक फॉर ट्रेड टॉक्स, कि अगले हफ्ते जो है पाकिस्तान से कुछ ऑफिशियल जो हैं वो अमेरिका जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं जी, जो तिजारत है उसकी बातचीत करने के लिए कि भाई अब कैसे हम आगे मजीद चीजों को लेके चल सकते हैं। आपको पता है इस टाइम पे पूरी दुनिया को ही ट्रम्प टैरिफ का खौफ है। जैसे यूरोपीय यूनियन को अगर वो नहीं छोड़ रहे अल्टीमेटली, तो इसी तरह से चाइना के साथ जो उनकी इस टाइम पे टैरिफ वॉर लगी हुई है, तो हर मुल्क उसकी जद में है। और पाकिस्तान को भी जो है वो 29% टैरिफ इंपोज हुआ हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, वो कि 90 डेज के लिए वो स्टॉप है। ठीक है, तो अब वो 29% है जो पाकिस्तान को देना पड़ेगा। दूसरा, पाकिस्तान इसलिए भी टारगेट में है क्योंकि पाकिस्तान $3 बिलियन ट्रेड सरप्लस में जा रहा है। और ये हैरत की बात है कि पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ सरप्लस में जा रहा है, खुद वो डेफिसिट में है। यानी इसका मतलब ये है कि अमेरिका हमसे ज्यादा इंपोर्ट्स कर रहा है और हमें एक्सपोर्ट जो है वो कम कर रहा है। जो गैप आ रहा है वो $3 बिलियन का है। तो ट्रंप ने ये अहद किया हुआ है कि भाई मैं किसी भी मुल्क के साथ जो है वो ट्रेड बैलेंस को ऊपर नहीं जाने दूंगा, डेफिसिट के अंदर नहीं जाने दूंगा। तो ये $3 बिलियन जो है वो उसको बैलेंस करने की बात हो रही है।
तो कहा जा रहा है जी फोन पे पहले बात हुई है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिका के, उनकी आपस में बातचीत हुई है और इंडिया के ऊपर भी आपको पता है 26% टैरिफ लगा हुआ है, तो उन्होंने भी बातचीत की है और कहा जा रहा है उन्होंने तो अमेरिका को कहा जीरो टैरिफ के ऊपर, जिसके ऊपर इंडिया में काफी शोर मचा। ठीक है, तो हमारे यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो बातचीत में लगे हुए हैं यूएन ऑफिशियल्स के साथ कि भाई किस तरह से जो है वो ट्रेड डिप्लोमेसी और रीजनल कोऑपरेशन के थ्रू हम आगे बढ़े। और ये वैसे भी एक हाई टाइम है कि ट्रंप साहब ने फिर से दोबारा से ये बात की है कि भाई उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पाकिस्तान इंडिया की सीज फायर के अंदर। वो कह रहे हैं साउथ एशिया को टेंशन से मैंने बचाया। ठीक है, गो कि आपको पता है इंडिया इससे पहले खामोश रहा, बाद में उसने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई हमने ट्रंप के कहने पे नहीं रोका, लेकिन हमारी तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया भी अदा किया था उनका, क्या आपका शुक्रिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब ट्रंप साहब खुद को एक ग्लोबल स्टेबलाइजर के तौर पे देख रहे हैं कि भाई मैं स्टेबलाइज कर रहा हूँ दुनिया में, जंगे खत्म कर रहा हूँ, अमन का काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। तो अभी वो दूसरा पाकिस्तान और इंडिया के साथ एंगेज भी रहे हैं, तो शायद ये अच्छा टाइम है टॉक्स का कि हम उनसे कोई फेवरेबल डील ले सके। ठीक है, तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो ट्रेड है वो है 7.3 बिलियन डॉलर्स की, 7.3 अरब डॉलर्स है, जिसमें से अगर हम देखते हैं यूएस एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान जो है वो 2.1 बिलियन है, और इसी तरह से अगर हम देखें यूएस इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान तो वो है 5.1 बिलियन। तो यहाँ पे 3 बिलियंस का, ऑलमोस्ट 3 बिलियन डॉलर्स का गैप आ रहा है। तो ये जो है वो अमेरिका लॉस में जा रहा है, पाकिस्तान को इसका फायदा है। अब वो इस फायदे को खत्म करना चाह रहा है कि किस तरह से ऐसी डील ली जाए कि जिसके इंजे के तौर पे जो है ये 3 बिलियन डॉलर्स जो है इसको जो है वो किसी तरह से खत्म किया जा सके। अब उन्होंने ये कहा भी है, यानी पाकिस्तानी ऑफिशियल भी ये कह चुके हैं कि शायद हम उन्हें अपने मिनरल रिसोर्सेज जो हैं वो ऑफर करने जा रहे हैं कि भाई आप उसके बदले में हमारी ये जो आपने 29% टैरिफ लगाया है इसको छोड़ दें। ठीक है, अब देखते हैं वो छोड़ते हैं कि नहीं, लेकिन कम से कम जो है एक होप पैदा हुई है कि कुछ ना कुछ तो नेगोशिएशन से कम होगा, और ये टैरिफ कम होना जरूरी भी है क्योंकि अमेरिका हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है और ऐसे टाइम में जहां पे पाकिस्तान वैसे ही इतनी हार्डशिप जो है फेस कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी दरियाए चिनाब की। चिनाब इनफ्लोज रिड्यूस बाय 91,000 कैक्सेस इन लास्ट 2 डेज। वापटा ये बता रहा है, ठीक है, 31 मई को उसने ये न्यूज दी कि भाई क्या हो रहा है बेसिकली कि हम ये देख रहे हैं कि 2 दिनों के अंदर 91,000 क्यूसेक पानी जो है वो दरियाए चिनाब के अंदर कम हो गया, जो बहुत बड़ा अलार्मिंग है। इसको मतलब खुश्क हो गया वो ना, ये आप देख लीजिए इस पिक्चर के अंदर कि क्या दरियाए चिनाब के हालात हैं। अब ये दरिया था, अब यहाँ से ये तो छोटा सा जो है वो क्या नहर नजर आ रही है, तो इस नहर से तो जरूरियात पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इंडिया ने जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी वॉर के एनजे के तौर पे, अब वो अपनी मर्जी से उसे खोल रहा है। तो इंडिया ने दरियाए चिनाब के ऊपर बगलिहार डैम बनाया हुआ है, ठीक है, उसके गेट उसने बंद कर दिए हैं और 2 दिनों के अंदर 91,000 कैक्सेस जो है उसने पानी हमारा खत्म कर दिया। और हेड मरहला जो हेड वर्क है वहां से 98,200 कैक्सेस 29 मई को, और उसके जस्ट बाद जो है हम ये देख रहे हैं 7,200 कैक्सेस जो है वो मई 31 को। तो 2 दिनों के अंदर ही हेड मरहला से हमने पानी का लेवल देख लिया कि पहले कितना था, 98,200 था, और अब कितना है, अब सिर्फ 7,200 है। तो सारे का सारा कितना इन उसने रोका है आप देख लें, तो 91,000 जो है वो कैक्सेस उसने रोक लिया। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान किस तरह से इसको जो है आगे डिफेंड करेगा, क्योंकि इंडिया तो अब इसको मानने से इनकारी है कि भाई हमारे बड़ों ने गलती की। इसका मतलब यह है कि वो अब ये क्लेम करेगा बार बार कि ये कश्मीर सारा हमारा है। तो जब कश्मीर सारा हमारा तो दरिया भी हमारे। देखिए अगर लॉजिकली हम इस बात को एक्सेप्ट कर लें, रैशनली ये मान लें कि कश्मीर डॉक्यूमेंट्स में उनका है, डॉक्यूमेंट्स में तो उनका है, महाराजा ने उनके साथ अलाइनमेंट की, ऐसा ही है। सो अगर हम ये मान लें तो फिर तो दरिया भी उन्हीं के बनते हैं, एक्चुअली में उन दरियाओं पे हमारा हक नहीं बनता, ऐसा ही है। तो अब हम हमारे पास फिर एक ही आइडिया बचता है कि भाई हम अब जो है वो एक तो जाएं ब्रिटिशर्स के पास कि भाई आपने क्या तकसीम किया, हमें किस तरह से तकसीम किया, कश्मीर का इशू छोड़ दिया। दूसरा यूएन के पास जाएं कि भाई आप कश्मीर का मसला जो है वो यूएन की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली करवाओ ताकि हमारा कुछ फेवरेबल हो। ठीक है, तो ये तो हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। तो दरिया चिनाब से पानी रुकेगा तो हमारा इरिगेशन सिस्टम इससे बहुत ज्यादा मुतासिर होगा। और ये जो टाइम है मई और आगे से जून का, ये हाई टाइम है, आपको पता है इस टाइम पे फसलों को शदीद पानी की जरूरत है। ये देखिए ये दरियाए चिनाब है और ये कहाँ से आ रहा है जी, ये इस जगह से कश्मीर से आ रहा है। ये जो उनके अंडर कश्मीर कंट्रोल है उसका यहाँ से निकल रहा है सारे का सारा, और पंजाब के अंदर ये जो है वो आगे फिर तकसीम हो रहा है 2 दरियाओं के अंदर। ठीक है, 2 नहरों के अंदर तकसीम हो रहा है, फिर उससे बहुत बड़ा एक एरिया इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इस पानी को। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया किस तरह से जो है वो अब ये पॉलिटिकल टेंशन और ये पूरा पानी जो है जिसको इंडिया ने वेपनाइज कर दिया एक हथियार के तौर पर अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसे कैसे रोकेंगे। इसका मतलब यही है कि इंडिया तो वैसे सुनेगा नहीं। अब हमारे पास क्या है कि हम जो है वो एक तो इंटरनेशनल प्रेशर की तरफ जा सकते हैं, यानी कि हम अमेरिका को इस टाइम पे बीच में ला सकते हैं,
यूके को ला सकते हैं और यूएन को ला सकते हैं। गो के आपको पता है कि ये बड़ी बड़ी पावर्स जो है वो इसराइल को नहीं रोक सकी, तो अल्टीमेटली शायद इंडिया को इस बात से ना रोक सकें कि भाई आप पानी दो पाकिस्तान को। सो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगी सिवाय एक ऑप्शन के, और वो क्या होगी, वो यही होगी कि एक जंग, ठीक है, वॉर। तो हमें ये नजर आ रहा है कि जिस तरह से या तो हम खामोश हो जाएं अपने इस नुकसान के ऊपर जो शायद जिसके चांसेस मिनिमम है, और दूसरा मैक्सिमम चांसेस यही है कि फिर हम जो है वॉर की तरफ जाएं, एक और वॉर की तरफ जाएं, मजीद टेंशन जिसके भी हमें आसार नजर आ रहे हैं कश्मीर रीजन के ऊपर। तो फिर वो फैसला ये हो कि कश्मीर किसके पास है, जिसके पास कश्मीर हो उसी के पास पानी हो। अब ये शायद यही चीजें तय करें, वरना गो कि उससे पहले अब डिप्लोमेटिक मीन्स को यूज किया जाएगा ताकि रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को जो है बरकरार रखा जा सके। तो ये बहुत ही थ्रेटनिंग है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए और खास करके पंजाब को लेके, और पूरे पाकिस्तान में उसका इफेक्ट हमें नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं ईरान और सऊदीया की। सऊदीज वार्न्स ईरान टू रीच न्यूक्लियर डील आर रिस्क इजरायली स्ट्राइक्स। अब देखिए, अब ये बेसिकली जो न्यूज है, ये न्यूज है 17 अप्रैल की, ठीक है, कि 17 अप्रैल को ही, यानी पहले ही अमेरिकन ने सऊदियों को जो है वो अपने ट्रस्ट के अंदर लिया, क्योंकि उन्हें जाहिर बात है पता था कि मई में उन्होंने आना है मिडिल ईस्ट के टूर के ऊपर, तो उससे पहले उन्होंने अपने मैसेज कन्वे कर दिए। बातचीत तो थी कि भाई ईरान को समझाओ कि अगर वो इसराइल के अटैक से बचना चाहता है तो वो क्या करे, वो न्यूक्लियर डील साइन कर ले। तो हर तरफ से ईरान को इस टाइम पे प्रेशराइज किया जा रहा है और अपने ही मुसलमान वाले की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है, ठीक है। सऊदी अरेबियाज सीक्रेट वार्निंग टू ईरान टेक्स ट्रम्प्स डील आर रिस्क वॉर। कि अब ये एक तरह से हैं तो बता रहे हैं कि हम बड़े नॉर्मल हैं, खुद 142 बिलियन डॉलर्स की डील कर ली असले की अमेरिका के साथ, खुद असले से भरते जाओ और दूसरे को नॉर्मल जो उसकी एनर्जी यूज की यूरेनियम है उसके लिए भी इस्तेमाल ना होने दो। ये मुसलमानों का हाल है, ठीक है। तो अब ये एक कोवर्ट डिप्लोमेटिक मूव है जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि बात अब सामने आई है कि जो सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये मैसेज जो है वो तेहरान के अंदर जाके जो है वो बताया है। क्या बताया है कि भाई ये जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है इसको आप सीरियसली लें, ठीक है। और वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो ऑफर है न्यूक्लियर एग्रीमेंट की इसको सीरियसली लें और इसके फेलियर का नतीजा बहुत बुरा होगा। वो क्या होगा, इसराइल के स्ट्राइक्स की शक्ल में, कि इसराइल आपके ऊपर अटैक कर देगा। यानी उन्हें पहले से इस बात का पता था कि क्या हालात चलने जा रहे हैं। और ये क्लोज डोर मीटिंग हुई है 17 अप्रैल को, और 17 अप्रैल के बाद आपको पता है फिर मई आया, मई में बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया ईरान को, फिर टूर भी आया ट्रंप साहब का। तो ये उससे पहले की न्यूज जो है अब सामने आई है कि इसका मतलब कोई भी मुल्क इस टाइम पे ईरान के साथ खड़ा नहीं हो रहा और उसे प्रेशराइज किया जा रहा है कि डील कर लो, क्योंकि सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो किसको है, वो सऊदी अरब को ही है। सीधी सी बात है, ईरान को है, लेकिन सऊदी अरब को भी तो मुस्लिम कंट्री होने के नाते है, क्योंकि इसराइल तो प्रोटेक्ट है भाई, उसको तो अमेरिका ने कुछ नहीं होने देना। ये तो पत्थर पे लकीर है। ये तो हम अब बार बार डेली न्यूज देख रहे हैं तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह से जो है वो ये जो ज़ायनिज़्म है इसने पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है और अमेरिका को भी जो है वो काबू किया हुआ है कि भाई कोई भी मूव वो इसराइल की मर्जी के बगैर नहीं ले सकता। समझ गए हैं ना। तो इसलिए जो है ये मैसेज कन्वे किया गया कि भाई आप जो है वो अपने आप को बचा लो और ये मीटिंग करो, और मोहम्मद बिन सलमान साहब के नाम के ऊपर ये मैसेज जो है पहुंचाया गया है। जबकि ईरान ने स्टार्ट में कहा जाता है कि ईरान जो है एक तो कोई भी जल्दी में कुछ नहीं करना चाहता और वो डिप्लोमेसी के थ्रू बातचीत करना चाहता है, तो उसने पहले शायद ऑफर की कि भाई मैं टेम्पररी जो है आर्जी तौर पे रोक देता हूं यूरेनियम की अफसुदगी। जो बाद में आपने देखा 3 दिन पहले हमने बात की कि 3 साल का कहा गया कि 3 साल के लिए इसराइल को ये कहा गया है कि अगर ईरान रोक देता है तो तुमने उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं करने, लेकिन इसराइल इस बात के ऊपर एग्री नहीं हुआ। समझ रहे हैं। तो गो के शायद उन्होंने ऑफर की ईरान ने सऊदी अरब को कि भाई आप अमेरिका को हमारा मैसेज कन्वे करें कि हम इसे मुस्तकिल बंद नहीं कर सकते। उनके ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है कि हम इसे आर्जी तौर पे रोक सकते हैं। जो ईरान बदल गया, उसने कहा अब हम ऐसा कोई इरादा नहीं रखते कि हम आर्जी तौर पे भी इसको नहीं रोकेंगे, हमारी वही कंडीशन है कि हम इसे सिविलियन पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, ठीक है, आप माने या ना माने। तो उन्होंने पहले ये कंडीशन रखी थी कि अगर हम टेम्परेरी इसको खत्म करते हैं तो यूएन जो है वो हमारे जो फ्रोजन ईरानियन फंड्स हैं उसको छोड़े, ठीक है जी, और हमारे जो सिविलियन राइट्स हैं उसको माने। तो इस बात के ऊपर फिर आपको पता है अभी उसके ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो वो कि अब यहाँ पे हमें ये अंदाजा हो रहा है कि भाई मिडिल ईस्ट के अंदर अभी भी जो है वो टेंशंस मौजूद हैं इस बात को लेके कि ईरान को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, और शायद जो सऊदी अरब है वो भी इस टाइम पे एक नेगेटिव रोल जो है वो प्ले कर रहा है। या तो वो इतना बेबस है कि वो इसराइल को नहीं रोक सकता, या अमेरिका को नहीं समझा सकता कि भाई जो है वो अगर इसके ऊपर आप करेंगे तो मुस्लिम दुनिया के रिएक्शन को बेहतर नहीं होगा ज्यादा, ठीक है। लेकिन अब शिया सुन्नी की तकसीम है, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं जी, प्रोजेक्ट एस्तर की बात करते हैं, अ नेशनल स्ट्रेटेजी टू कॉम्बैट एंटीसेमिटिज्म, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है चर्चा हो रहा है, और जो अल जजीरा है उसने एक पूरी रिपोर्ट दी है कि भाई व्हाट इज प्रोजेक्ट एस्तर,
द प्ले बुक अगेंस्ट प्रो पैलेस्टीनियन मूवमेंट इन द यूएस। ठीक है, कि इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि भाई ये जो प्रोजेक्ट एस्तर है बेसिकली ये लास्ट अक्टूबर और नवंबर के अंदर जो है एक प्रोजेक्ट आया था और अब हम देख रहे हैं कि उसको सामने लाया गया है। व्हाट इज प्रोजेक्ट एस्तर एंड हु इज बिहाइंड इट, कि इसके पीछे कौन है, एस्तर का प्रोजेक्ट है क्या, उसके पीछे कौन है। प्रोजेक्ट एस्तर क्या है जी, ये पॉलिसी प्ले बुक है जो कि रिलीज की गई है हेरिटेज फाउंडेशन की तरफ से। ये एक ज्यूइश फाउंडेशन है बेसिकली, हेरिटेज फाउंडेशन अमेरिका के अंदर, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर, और ये कंजर्वेटिव थिंक टैंक खुद को कहता है, लेकिन ये यहूदियों या खास करके ज़ायनिज्म के लिए ये काम करता है। इसको फंडिंग दी हुई है इजराइल की तरफ से, ज़ायनिज्म की तरफ से। उसका पर्पस क्या है कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आना जो कॉम्बैट करे एंटी सेमेटिसिज्म को। अब एंटी सेमेटिसिज्म क्या है, आपको बताया था कि भाई जो इल्हामी मज़ाहब हैं, चाहे वो इस्लाम है, ईसाइयत है, ठीक है, या फिर यहूदियत है, ये सारे के सारे सिमेटिक रिलीजन्स हैं, इल्हामी मज़ाहब हैं, इनको पैगंबर लेके आए हैं। तो ये कहा गया कि सब किसी को भी फॉलो करें, ठीक है, यानी ये कहा जाता है ना इस्लाम को फॉलो करें तब भी ठीक है भाई, आप हक पे हैं, यहूदियों को फॉलो करेंगे तब भी हक पे हैं, ईसाइयों को फॉलो करेंगे तब भी हक पे हैं। ये बताया जाता है लिबरली, ऐसा ही है। तो इसका मतलब यही है कि दुनिया को यही बताया गया कि भाई ये जो इल्हामी मज़हब है ये तो ठीक है, इनके खिलाफ आप क्यों प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये इसको जो एंटीसेमेटिज्म है, यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि यहूदियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं या इजराइलियों के खिलाफ, उनको कहा जाता है कि ये खुदा के खिलाफ कर रहे हैं। तो उस पर्पस के लिए उन्होंने जो है वो एक एजेंडा बताया यूनाइटेड स्टेट्स को। तब ट्रम्प साहब जो है उन्होंने हल्फ नहीं लिया था, याद रखिएगा, उससे पहले का ये प्रोजेक्ट है जो अब हम देख रहे हैं कि कहा जाता है कि ट्रम्प उसी चीज को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। जो आपने देखा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने किया, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ किया, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ अब कर दिया वीजा रोक के, ठीक है। तो ये सारे मामला जो है ये वही चीजें सारी इंडिकेट कर रहे हैं। तो कहा गया कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं जो अपने आप को प्रो पैलेस्टीनियन कहते हैं या ह्यूमन राइट्स, बेसिकली वहां पे कहा जाता है कि जेनोसाइड हो रहा है ना, जो फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, ये जेनोसाइड है। तो कहा कि जो भी एलिमेंट जो है वो फलस्तीन के हक में होंगे उन्हें हम हमास सपोर्ट नेटवर्क कहेंगे, HSN का नाम उन्हें दिया जाएगा, और उनके खिलाफ हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे लीगल फेयर करेंगे, वॉरफेयर करेंगे, कि हम उन्हें रोकेंगे लीगल तरीके से, हम उन्हें रोकेंगे। यानी जैसे पाकिस्तान में होता है ना लॉ फेयर, लॉ फेयर क्या है, अदालतों में पुलिस में उलझा दो और लगे कि बस आप अदालतों के चक्कर लगा रहे हो, कि सिस्टम मजबूत है, जाहिर बात है, और एक अकेला शख्स अदालत के सामने मजबूर है कि भाई तुम्हारे खिलाफ एविडेंस है, तुम ये हो तुम वो हो। तो जब सारे इदारे मिलकर करेंगे तो अकेला शख्स मजबूर हो जाएगा, ऐसे कहते हैं लॉ फेयर, ठीक है। तो लॉ फेयर के थ्रू ये कहा गया कि हम जो है वो एग्रेसिव स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे और हम इन लोगों को जो है, ये जो एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, चाहे वो लीगल लोग हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हैं जैसे हार्वर्ड है, कोलंबिया है या बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, या पॉलिटिकल मींस हम इस्तेमाल करके इनको रोकेंगे। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कहा जा रहा है जी कि वो इसके ऊपर काम कर रही है, और वही सारे काम जो वहां पे प्रपोज किए गए कि कैसे यहूदियों को के खिलाफ जो बोलेगा उसको हम रोकेंगे, तो उसके खिलाफ वो हो रहा है। टेक्टिक्स एंड टारगेट्स ऑफ प्रोजेक्ट एस्तर, कि इसके जो है ये बेसिकली एस्तर जो है ये बाइबल से एक नाम लिया गया जो एक क्वीन का नाम है, ठीक है, और इस क्वीन ने अपने लोगों को बचाया था। तो ये वो वही बाइबल का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि हम अपने ज़ायनिज्म को बचा रहे हैं, अपने यहूदियों को बचा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 19 जो है वो गोल स्पेसिफाई किए गए हैं, जिनका समअप यही है कि भाई हम कोई भी तरीका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारा पर्पस क्या होगा कि हम लॉ फेयर के थ्रू, कानूनी तरीकेकार के तहत। अब देखिए यूनिवर्सिटीज की ग्रांट ट्रंप ने रोकी है कानूनी तरीकेकार के तहत, वॉर लगी हुई है, कोलंबिया की रोकी या फिर जो है वो हार्वर्ड की रोकी। तो ये सारे का सारा कानूनी तरीकेकार के तहत हम रोकेंगे, प्रेशर डालेंगे यूनिवर्सिटीज के ऊपर, ठीक है, कि भाई वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रोकें। जो स्टूडेंट्स या जिनके सोशल मीडिया को हम चेक करेंगे, अगर उनके सोशल मीडिया की पोस्ट आई हुई है प्रो इजराइली, प्रो पैलेस्टीनी, तो उसको वीजा अब नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे आपका फेसबुक, इंस्टा, कोई भी है सोशल मीडिया, आपने अगर वहां पे फलस्तीन के हक में पोस्ट डाली हुई है तो आपको अमेरिका का वीजा कम से कम अब नहीं मिलने लगा। इस चीज को भी ये इन्होंने इंश्योर करना है, ठीक है जी। तो एंटी प्रोग्रेसिव जो है वो ये पूरे का पूरा सिलसिला जारी है। उसका नाम ये दे रहे हैं जी, इस्लामोफोबिया को साथ में लगाया जा रहा है कि ये तो इस्लाम वाले ग्रुप हैं और इस्लाम को तो वैसे ही बुरा बना के पेश किया जाता है, ठीक है। तो उसका फायदा उठा के पूरा स्ट्रेटेजी जो है वो लगाई जा रही है, और अमेरिका के अंदर कहीं पे भी फलस्तीन के अगेंस्ट में जो है, फलस्तीन के हक में जो है वो अब प्रोटेस्ट नहीं की जा सकती। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको समझनी चाहिए, प्रोजेक्ट आया पिछले साल और उन्होंने टारगेट रखा 12 से 24 महीने का, यानी 2 साल का। इसका मतलब ये है कि उन्हें पता है कि 2 साल से पहले उन्होंने ये वॉर खत्म नहीं करनी, और ये फलस्तीनियों के हुकूक उन्होंने देने नहीं है, और ये सिलसिला लंबा चलेगा। वरना अगर उन्होंने वॉर खत्म करनी होती तो उन्हें क्या जरूरत थी इस तरह की कोई हरकत करने की। और लास्ट में बात करते हैं जी शंग्रीला डायलॉग की, जो हर साल आपको पता है समिट होता है सिंगापुर के अंदर।
ठीक है। और यहाँ पे इस बार भी जो है वो गर्मा गर्मी हुई है, उस बात की का जो है वो कहा जा रहा है कि चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक नहीं हुए, क्योंकि समिट के अंदर जो है वो चाइना की तरफ से किसी हाई ऑफिशियल ने शिरकत नहीं की। तो चाइना जो है वो एब्सेंस रहा है जी यहाँ पे, ठीक है। और चाइना 2019 के बाद से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो एब्सेंट रहा यहाँ पे, यानी उसका हाई लेवल डेलीगेशन, और उसने एक लो लेवल डेलीगेशन यहाँ पे भेजा है, ठीक है। और लो लेवल डेलीगेशन जो है वहां पे उसने बातचीत की है। और इस स्पीच के अंदर जो फिर अमेरिका ने जो बातचीत की है, अमेरिका के जो डिफेंस हैं, ठीक है जी, पीटर हेक्सैथ जो हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई जो इंडो पैसिफिक नेशंस हैं उन्हें चाइना से दूर रहना चाहिए, उन्हें अपना असला बनाना चाहिए, यानी कि बैठे बिठाए वो कह रहे हैं जैसे यूरोप के अंदर जो है वो असले की रेस हुई है, ठीक है, मिलिट्री इन्वेस्टमेंट उन्होंने बढ़ाई है, समझ गए ना, अपने असले को बिल्ड अप किया, तो आपको भी इंडो पैसिफिक के रीजन जो है उनको करना चाहिए। ऐसा ही चाइना आपके लिए थ्रेट है, यानी पूरी दुनिया के अंदर ही आप खुद आर्म बना रहे हो, पूरी दुनिया को आर्म रेस में झोंको कि भाई वो अमेरिका से आर्म ले लेके इस्तेमाल करें। तो देखिए, और किसी के ऊपर इसका असर हो ना हो, इंडिया के ऊपर इसका जरूर होगा क्योंकि अमेरिका का दोस्त है, जापान के ऊपर जरूर होगा, अमेरिका का दोस्त है, फिलीपाइन के ऊपर जरूर होगा क्योंकि अमेरिका के दोस्त है। तो वो मालिक इसी तरह से ताइवान का यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया कि भाई जिस तरह से ताइवान के साथ आप मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं ये बेहतर नहीं कर रहे, ठीक है, तो इससे आपको नुकसान होगा। तो बेसिकली वही हर बार इस डायलॉग के अंदर जो है चाइना को धमकियां दी जाती हैं, ये कहा जाता है, जैसे पिछले साल कहा गया था कि हमें किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन हम ताइवान जो है वो चाइना के पास नहीं जाने देंगे। ये बात किसने कही थी? ये अमेरिका ने कही थी इसी फोरम के अंदर, ठीक है। तो अब ये देख ले, अब दोबारा से हम ये देख रहे हैं वही टेंशन बढ़नी हुई है, तो अभी ट्रेड टेंशन भी हैं। तो कहा जा रहा है शायद चाइना की तरफ से इसलिए अवॉइड किया गया किसी भी ऐसे हार्श डायलॉग को कि भाई अभी फिलहाल उनकी बातचीत चल रही है अमेरिका के साथ, तो इससे पहले कि बातचीत खराब हो जाएगी, ऐसे कमेंट सामने आए, तो इसलिए जो है वो अवॉइड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आज जो है हमारे पास करंट अफेयर्स।